तुम्हारा शौहर कम कमाता है, इसलिए घर के सारे काम तुम ही ज़्यादा करोगी। तुम्हारा शौहर गैर ज़िम्मेदार है, उसके हिस्से की ज़िम्मेदारियां भी तुम्हें पूरी करनी होंगी। ईद आ रही है तो कुछ स्पेशल रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जो कि अगर आप अपने ईद के दस्तरखान में शामिल करते हैं तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। कम बजट में दावत किस तरह से ऑर्गेनाइज़ की मैंने, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी इस ब्लॉग में। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज थी जी हमारे घर दावत। वैसे ये व्लॉग थोड़े दिन पुराना है, तो किसी की दावत थी फैमिली में से, तो मैंने सोचा कि चले मैं रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी दिन से ये व्लॉग पड़ा हुआ था मेरे पास, बस वॉइस ओवर की वजह से बेचारा रहता जा रहा था। तो यहाँ पे जी मैंने 1 kg जो है वो बीफ ले लिया है और स्टार फ्लावर लिए हैं। खड़े मसालों में मैंने लिया है लौंग, दालचीनी और कुटी हुई लाल मिर्च और बड़ी इलायची 2 अदद, सफ़ेद ज़ीरा और दालचीनी का 1 अदद टुकड़ा, लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 अदद टमाटर, नमक, हल्दी और थोड़ा सा सूखा हुआ धनिया। और यहाँ पे मैंने ले ली हैं जी साबुत गोल लाल मिर्चें, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आपको देने वाली हैं। इसको मैंने पानी में भिगो दिया था 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि ये बहुत अच्छे से भीग जाएं और ये सॉफ्ट हो जाएं। तो मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। अब मैंने इसको ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और एक मिर्ची सा पेस्ट सा बना लेना है। एक्स्ट्रा से मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की, क्योंकि ये वाली मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये बेसिकली कश्मीर की एक फ़ेमस डिश है, जो कि कश्मीरी लोगों के दस्तरखान पे ज़रूर होती है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट करती हूँ। तो मेरे घर में जब भी मेहमान आते हैं ना, तो मैं हमेशा से डिफरेंट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही घी को गर्म किया, उसमें थोड़ा सा मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला और लहसुन अदरक को डाल के, तो ये जो मिर्चों का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो इसको डाल के पका लेना है, ताकि जब हम हांडी के अंदर मिर्चें डालें ना, तो उसका जो टेस्ट है वो कच्चा कच्चा सा ना आए। इसके अंदर साथ ही मैंने जो है इसके अंदर 2 टेबलस्पून सिरके के ऐड कर दिया और इसको मैंने अच्छे से पका लेना है और थिक कर लेना है। ठीक है जी। और एक जार के अंदर इस तरह से आप लोग इसको डाल के रख सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा चटनी भी बना ली है तो आप लोग चिकन में, बीफ में और मटन में सेम रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो अब आप लोग ये देखें, मैंने बस अभी इतना ही बनाया जितना मेरा एक खाने में जाना है, या थोड़ा सा मैं बचेगा तो मैं बचा लूँगी, अदरवाइज़ मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। उसके बाद जी यहाँ पे जो खड़े हुए मसाले थे ना, सबसे पहले तो मैंने इसको घी में कड़कड़ा लेना है, क्योंकि इस घी के अंदर इसकी जो कड़कड़ाहट होती है ना, मसालों की खुशबू बहुत ही अच्छे तरीके से रच बस जाती है, जिससे आपके मीट के अंदर भी बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस आ जाती है। साथ ही आप लोगों ने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको फ्राई कर लेना। और अब बारी आएगी प्याज की। अच्छा, यहाँ पे ना प्याज को आप लोगों ने ज़्यादा सौते नहीं करना, बस सिर्फ कलर इसका चेंज करना है, इससे ज़्यादा आप लोगों ने नहीं करना। जैसे ही प्याज का कलर ये देखें चेंज होगा, प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, तो आपने इसके अंदर अपना मीट ऐड कर देना है, चाहे वो चिकन हो, मटन हो या बीफ हो। तो यहाँ पे जी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरे पास बीफ है, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है वो अब इसी ऑयल के अंदर और इन स्पाइसेस के साथ अच्छी तरीके से इसको फ्राई करना है। और जब ये फ्राई हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए है टमाटोज़। और मसालों में जो सूखा धनिया और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है ना वो चिकन पाउडर ऐड किया था और हल्दी। ठीक है। और उसके बाद जो पेस्ट हमने बनाया था, ये 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और जब मैंने इसको ऐड किया तो मुझे लग रहा था ये थोड़ा सा कम है, तो मैंने 1 टेबलस्पून और ऐड कर दिया था। और बस इस सारी जो गेम उठानी है ना इसके अंदर, वो उठानी है ये जो सॉस हमने बनाई है ना उसने। उसके बाद जी आपने इसको अच्छे से भून लेना है और पानी डालकर इसको पकने के लिए रख देना है। इतना पका लेना है कि जब तक गोश्त आपका जो है वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे जी जैसे ही मैंने जो गोश्त है ना वो गल गया था, मैंने प्रेशर कुकर में गला के दोबारा मैं चेंज कर लिया था। अब आप ये देखें ये गोश्त कितना अच्छे तरीके से गला हुआ है। अच्छा, कश्मीरी खानों के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो खाने होते हैं ना, इन खानों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लोग लैम्प का जो गोश्त है ना उसको यूज़ करते हैं। उनकी मिर्चें इतनी तेज़ नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ क्या सीन है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना वो मिर्चें थोड़ी स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं। फीका हो तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैंने दही और क्रीम को दोनों को मिक्स करके ऐड किया और इसको अच्छे तरीके से मैंने भून लिया। उसके बाद जी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सॉल्ट कम लग रहा था, तो मैंने सॉल्ट ऐड किए और थोड़े से सफ़ेद तिल वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए।
ये जो ग्रीन चिलीज़ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ना, ये मैंने सिर्फ मिर्चों के लिए नहीं, बस इसका जो टेस्ट होता है ना भुनते हुए गोश्त में, बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। तो बस वो उसको मैंने डाला और साथ में मैंने धनिया डालकर, अदरक डाल के इसकी गार्निशिंग करके इसको साइड पे रख दिया। अच्छा जी, मैंने बनाई थी 4-5 डिशेज़ उन लोगों के लिए, ताकि जो है ना थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बनाई थी मैंने, सब बनाई थी क्योंकि मेरे पास जो बजट था, तो मैंने यही सोचा था कि मैं अपने ही बजट के अंदर उनको डिशेज़ जो है बना दूँ, क्योंकि सिर्फ 2 लोग थे और ज़्यादा लोग भी नहीं थे, तो इस वजह से मैंने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही हाई टी का इंतज़ाम किया था। वैसे खाना तो ज़्यादा था, हाँ उसके बाद बच भी गया था, लेकिन ये कि मैंने थोड़ा-थोड़ा खाना बनाया था और 3-4 चीज़ें बनाई थी। तो जब भी आप लोगों के घर भी कोई दावत हो, तो आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हैं कि आप 2-3 चीज़ें अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बनाए थे जी मैंने शामी कबाब। तो शामी कबाब की जो है वो तो आप सब लोगों को बनाने आते ही हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 से 4 आलू ले लिए हैं, नमक, लाल मिर्च, धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, उसके बाद चिकन है मेरे पास, लहसुन अदरक के पेस्ट मैंने नहीं डाला, मैंने यहाँ पे इस तरह से डाल दिया क्योंकि बाद में पीसना ही होता है तो वो गल जाता है। सफ़ेद ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और थोड़े से साबुत गरम मसाले में तेज़पात और बड़ी इलायची भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और ये सारे मसाले जो है वो मैंने ऐड कर देने हैं। और ऐड करने के बाद इसको मैंने प्रेशर कुकर में डालकर इसको अच्छे तरीके से पका लेना है, या प्रेशर में डाल लें या पतीली में डाल लें, ठीक है जी। तो इसको बस इस तरह से डालेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, आलू से एक तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, दूसरी इसका जो टेस्ट है ना वो भी बड़ा मज़ेदार सा आ जाता है। तो अगर आप लोग आलू डालना चाहें तो डाल लें, आप लोग ना डालना चाहें तो ना डालें। इससे क्या होता है कि आपकी क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे ये गल गया तो मैंने क्या किया कि आलू जो थे उसको मैंने निकाल दिया था, और दाल को और चिकन को मैंने चॉपर में डालकर पीस लिया। एंड पे मैंने हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल दिया था। सेम इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप लोग बीफ में या मटन में भी बना सकते हैं। हमारे घर में जब भी कोई भी मेहमान आता है ना, तो मैं आपको बताऊँ मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हमेशा अच्छी चीज़ बनाऊँ, डिफरेंट बनाऊँ। जब भी मेरी सिस्टर्स ने लॉज ने भी आना होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ बनाऊँ, या अगर सिंपल खाना भी बनाना है तो उसको थोड़ा डिफरेंट करके बना लूँ ताकि टेस्ट चेंज हो जाए, जो भी खाना खाए तो खुश होकर जाए। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, जिसको आप लोगों ने, मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरह से उस चीज़ को लेंगे, क्या आप लोगों की फैमिलीज़ में ऐसा होता है या नहीं। मेरी एक बहुत ही अच्छी कस्टमर्स हैं और बहुत सालों से मेरे साथ हैं, वो ज्वेलरी भी बनवाती हैं और मटेरियल भी मुझसे ज्वेलरी मटेरियल का बाय करती हैं। बेसिकली वो डेकोरेशन का काम करती हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी एक स्टोरी शेयर की थी। वो कहती हैं कि जी मेरी शादी को जो है ना काफ़ी टाइम हो चुका है, 12-13 साल हो चुके हैं, और बच्चा जो है उनका, वो 2 ही बच्चे हैं उनके। अब तो खैर माशाल्लाह से एक 3 साल का है और एक 5 साल का बच्चा है। तो उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी शेयर की थी कि जब उनकी मदर इन लॉ जो है वो ज़िंदा थी और उनकी शादी हुई थी, तो उस टाइम पे उनके हस्बैंड जो थे वो कोई भी जॉब वगैरह नहीं करते थे। तो बस वो कोई छोटा मोटा काम जो था वो कर लेते थे, और उनके जो हस्बैंड है वो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन आपको पता है ये हमारा पाकिस्तान है और हमारे पाकिस्तान में जॉब की बहुत ज़्यादा कमी है। अब तो खैर वो बिज़नेस अपना ऑन करते हैं, लेकिन उस टाइम पर वो जॉब नहीं करते थे। और घर में मेरे साथ ही मेरे देवर की शादी हुई थी, यानी कि मेरी जो कस्टमर है वो बताती हैं कि उनके साथ ही उनके देवर की शादी हुई थी, और वो ऑलरेडी बैंक में मैनेजर के पोस्ट पर था, और इनके हस्बैंड जो थे वो काम नहीं करते थे कोई भी। अब तो माशाल्लाह से इनका अपना घर भी है, अलग रहती हैं। ये मदर इन लॉ जो है इनकी, उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन उस टाइम पे वो कहती हैं कि भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और मेरी सास ये मुझे कहती थी कि जब हमारी शादी हुई तो वो उन्होंने जो भी कोई काम कहना उन्होंने मुझे ही कहना। घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं, पूरा पूरा दिन मैं ही किचन में काम कर रही हूँ। तो कहती है एक दिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, तो भी उन्होंने ना मुझे आराम नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि जी तुम्हारा कहाँ शोहर जो है वो काम नहीं करता, घर में ख़र्चा नहीं देता, तुम्हारा ख़र्चा पूरा नहीं उठा सकता, तो इसलिए जो उसके हिस्से के जो काम है, तुम अगर वो घर पे काम नहीं कर देता, पैसे नहीं देता, खर्चा नहीं देता, तो तुमने जो है वो काम घर पर करना है। उसके हिस्से का काम भी तुम करोगी, क्योंकि वो खर्चा नहीं देता तो तुम घर में काम करोगी। तो कहती मुझे सोच के इतनी ज़्यादा हैरत हुई कि ये क्या बात है, ये कौन सा मयार है हमारे यहाँ कि एक बहू को आपने आसमान पर बिठा के रखा हुआ है कि जी उसका शोहर जो है वो घर चलाता है, तो वो मोहतरमा जो है वो घर का कोई काम नहीं करेंगी। कोई मेहमान आ रहा है, कोई जा रहा है, सारे काम जो है वो मुझे ही करने हैं।
सब कुछ मुझे ही बैलेंस करना है, मुझे ही करना है, चाहे मैं थकी हूँ, चाहे मैं बीमार हूँ या कुछ भी। कहती है उस दौरान मेरी सास ने मेरे साथ बहुत ही अजीब सा रवैया रखा होता था। घर के कोई भी कामों की ज़िम्मेदारी थी उस टाइम पे मेरे हस्बैंड को यही होता था कि वो जॉब तलाश करते थे, वो कभी यहाँ जा रहे होते थे, कभी वहाँ जा रहे होते, कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर। फाइनेंशियली इशूज़ तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मुझे जो ये इस तरह के इश्यूज़ का भी बहुत सामना करना पड़ता था। तो जो मेरे हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जैसे बाज़ार से कोई सौदा लेकर आना है, बिल जमा करवाने जाना है या इस तरह का कोई काम, तो मेरी सास मुझसे यही कहती थी कि अगर तुम्हारा शौहर ज़िम्मेदार नहीं है, उसकी सारी ज़िम्मेदारियाँ तुम पूरी करोगी। तो कहती है मुझे इतना रोना आता था कि एक बहू को उन्होंने मलका बना कर रखा हुआ और एक बहू को उन्होंने इस तरीके से नौकरानी घर की बना दी है। नौकरानियों जैसे भी बदतर सलूक जो है वो मेरे साथ किया करती थी, और जो मेरी देवरानी थी वो भी मुझसे इसी तरह का सलूक करती थी। उसको भी ऐसे लगता था, क्योंकि सास ने जब शह दे दी, और मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब सासें जो है ना वो बहुओं में इक्वालिटी नहीं ना रखती, तो फिर बहुएं कभी इक्वालिटी रखती ही नहीं। और स्पेशली जब साथ में एक साथ आई हुई बहुओं में अगर आपकी जो सास है वो इक्वालिटी नहीं कर सकती, उनको इक्वल नहीं रख सकती ना, तो फिर उन लोगों में कभी भी इक्वालिटी आ ही नहीं सकती। तो वो तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती थी, और ये वैसे भी आउट ऑफ फैमिली से थी मेरी जो कस्टमर है। और वो जो दूसरी वाली दुल्हन उनकी जो थी, यानी कि उनकी देवरानी, वो उनकी सगी भांजी थी या भतीजी थी, बट बहरहाल उनका आपस में कोई क्लोज़ जो था वो रिश्ता था। और इस वजह से फिर जो है वो कहती हैं कि जी इतनी ज़िम्मेदारियाँ थी मेरे पर, मुझे वही उठानी पड़ती थी। इस वजह से मेरे स्टार्ट में मिसकैरेजेस भी हुए, और मैं जो हूँ इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, और इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि मैं मरते मरते बची। और फिर मैं रो रो के अल्लाह ताला से दुआएँ करती थी कि अल्लाह जी मेरे हालात बेहतर कर दे। पीछे मेरी फैमिली में भी कोई ऐसा सपोर्टर नहीं था कि जो मुझे सपोर्ट कर सकता, तो मुझे बहरहाल उधर ही गुजारा करना था, क्योंकि मेरे बाद मेरी छोटी बहनें थीं। तो और ये माशरे का फैक्ट है कि जब आपकी छोटी बहनें घर पर हों या अनमैरिड हों, तो फिर आपको बहुत सोच समझ कर कदम जो है वो उठाना पड़ता है। तो बस इसी तरीके से मैं ये जब उन्होंने मुझे सारी डिटेल बताई तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं इतनी परेशानी मुझे लगी कि मैंने कहा माएँ जो हैं, जब माएँ ही अपनी बहुओं में फ़र्क करेंगी तो बहुओं ने तो ये फ़र्क करना ही करना है। फिर वो कहती हैं कि जी मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ करती थी, सदा वक्त एक सा नहीं रहता। कहती है कि एक दफ़ा फिर ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड जो है वो माशाल्लाह से इतने तालीम याफ्ता तो हैं ही, तो उनको ना इस्लामाबाद में जॉब मिल गई। और जब उनको जॉब मिली तो डायरेक्ट वो मैनेजर से भी ज़्यादा ऊंची पोस्ट पे, यानी कि जो जिस पोस्ट पे उनका भाई था ना बैंक में, उससे भी बड़ी पोस्ट उनको मिल गई। और उसके साथ ही उनको गाड़ी भी मिल गई और घर भी मिल गया। तो जब वो सारा कुछ मिला तो मेरी सास का जो रवैया है ना मुझसे आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया। लेकिन मेरे हस्बैंड को सारी चीज़ें पता ही थी उस टाइम पे। मुझे वो एक ही बात कहते थे, तुम सब्र करो, तुम्हें इंशाल्लाह ज़रूर फल मिलेगा। तो कहती है 4 साल मैंने शादी के बहुत तंगी में गुजारे, और 5वें साल अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली। और फिर ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड मुझे अपने साथ लेके जा रहे थे, तो उस पे भी कहती है कि बहुत ज़्यादा घर में लड़ाई हुई, लेकिन मेरे हस्बैंड डट गए कि भी मैं इसको यहाँ पे नहीं छोड़ के जा सकता। मैं पहले ही चुप था इसलिए कि मैं बहुत मजबूर था, और मैं कहीं इसको लेके नहीं जा सकता था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने मुझे रिसोर्सेज दे दिए हैं तो मैं अपनी बीवी को अपने साथ रखूँगा। कहती हैं कि जब मैं वहाँ पर गई हूँ, हमने रहना शुरू कर दिया, दोनों साथ रहने शुरू हो गए। हमारे दरमियान आपस की तो कोई लड़ाई थी ही नहीं, लड़ाई थी तो वो सिर्फ इन्हीं घर के मसले मसाइल की वजह से थी। तो बस जब हमारी लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हुए तो अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली, और माशाल्लाह से फिर जो है वो मुझे 1 साल के बाद पता चला कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद का सिलसिला भी बना दिया। तो फिर माशाल्लाह से मेरे 2 बच्चे हैं अभी, और अब मेरी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून है। लेकिन जो वक्त मैंने देखा है, मैं अगर उसको याद करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान होती हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मेरा दिल कहता है कि मैं सास को माफ़ कर दूं जो सलूक उन्होंने किया। मेरा दिमाग कहता है कि नहीं, उन्होंने मेरे साथ एक नौकर से भी बदतर सलूक किया। तो मैंने उनसे कहा कि आप अल्लाह का नाम लेके, जब अल्लाह ताला ने आपकी परेशानियां दूर कर दी हैं ना, तो आप भी उनको माफ़ कर दें। वो इस दुनिया से चली गई हैं, पता नहीं वो कितनी परेशानी में होंगी वहाँ पर, तो आप उनको दिल से माफ़ कर दें। जब अल्लाह ताला ने आपके मामलात अच्छे कर दिए ना, तो आप भी उनको अच्छे दिल से, सच्चे दिल से माफ़ कर दें। तो बस यहाँ पे जी आप लोग देख लें कि यहाँ पे मैंने विंग्स भी बना लिए हैं और शामी कबाब भी हमारे रेडी हो चुके हैं। बातों ही बातों में सारा का सारा काम हमारा हो गया। लेकिन ये जितना आसानी से आप लोगों को लग रहा है ना, उतना आसान नहीं था। यहाँ पे जी दही भल्ले थे, इसको मैंने खुद नहीं बनाया था, बाज़ार से मंगवा के बाउल में डाल दिया था, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बनाने के बाद मैं थक गई थी। तो मैंने कहा बस दही भल्ले जो है ना वो हम बाज़ार से ही मंगवा लेते हैं। उसके अलावा जी मैंने यहाँ पर कोफ्तों का सालन जो था वो भी बनाया था। तो फाइनली जी ये है जी हमारे शामी कबाब का जो है लुक।
दस्तरखान की पिक्चर मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता कि जब मेहमान बैठे हैं और मैं दस्तरखान की जो पिक्चर्स ले रही होती हूँ, इसलिए मैं किचन में बस जो पिक्चर्स ले लेती हूँ वही ले लेती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। है अगले व्लॉग के साथ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।